इसी क्रम में आज के हमारे विशिष्ट वक्ता हैं, जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगी, डॉक्टर सत्येंद्र मिश्र सर। आप निफ्ट पटना में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपको 15 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव व क्राफ्ट बेस्ड रिसर्च का अनुभव है। डॉक्टर सत्येंद्र मिश्र सर। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू। पहले तो मैं इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा और संगीता मैम को, डॉक्टर संगीता मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने इस वेबिनार के लिए मुझे कनेक्ट किया डॉक्टर सुधा मैम से। अभी तक दो स्पीकर्स ने, डॉक्टर अर्चना एंड डॉक्टर संगीता ने, जो भारत की संस्कृति के बारे में बताया, सच में भारत की जो संस्कृति है वो अतुलनीय है और इसको किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉक्टर सुधा जी को थैंक यू कहना चाहेंगे इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और डॉक्टर अरुंधति रॉय जी को थैंक यू कहना चाहेंगे, वो जिस ढंग से अच्छे से इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। डॉक्टर अंजू सोनकर एंड विशाल जी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आप सभी को हम थैंक यू कहना चाहेंगे। और डॉक्टर अभी हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अर्चना ने जिस तरह की बात की है, जो कि शायद कहीं ना कहीं हम भी उसके संबंध में आपसे डिस्कस करेंगे। भारत की जो संस्कृति रही है वो बहुत हद तक आउटर स्पेस के बारे में बहुत कम ही डिस्कस करती थी। इनर स्पेस के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन था। लाइक पूरी फिलॉसफी ही इनर स्पेस के बारे में रिवॉल्व करती थी। स्पेशली जो स्पिरिचुअल लाइफ थी हमारी या फिर है हमारी, पूरा लाइफ स्टाइल उसके आसपास रिवॉल्व करता है। तो शायद ये अंडरस्टैंडिंग एक वर्ल्ड से कहीं ज्यादा ये एक कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग थी, जिसको कि हम सभी लोग चेरिश करते थे। बहुत पहले से इसके बारे में बहुत ज्ञान रखते थे, चाहे वो ज्योतिष हो या फिर वास्तु हो या फिर ऐसी हजारों तरह की तकनीकी, और आज के समय में जो आयुर्वेद है जो कि पूरे वर्ल्ड की हेल्प कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत सारे लोगों को इस पैंडेमिक से बचा रहा है। तो ये जो लिस्ट है भारत के संस्कृति की और विरासत की, वो एंडलेस लिस्ट है, जिसको हम शायद एक दिन क्या वर्षों भी डिस्कस करें तो शायद पूरा नहीं कर सकते। बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपको इसके भारत के कॉस्ट्यूम के बारे में बताना चाहेंगे, जिसमें एज पर माय टॉपिक हम हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम, पास्ट एंड प्रेजेंट इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडिया को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद कुछ विजुअल्स देखने के बाद आपको लगे कि शायद अभी भी आप अच्छे से नहीं जानते हैं। तो बेसिकली ये जो नॉलेज है, जनरली हम लोग को ऐसा एहसास होता है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो नॉलेज इतनी वास्ट है कि उसको बिल्कुल इन जानना बहुत ही मुश्किल है। शायद हम सरफेस पे ही रह जाते हैं और तब तक हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये जो नॉलेज है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है हमारे यहाँ। लाइक भारत में तो ये भी माना जाता है कि ये जीवन पर्यंत जितने भी जीवन आपको मिल रहे हैं वो नॉलेज आगे बढ़ता जाता है। जो आपने इस लाइफ में गेन किया वो अगले लाइफ में कंटिन्यू होता है। सो आई डोंट नो अबाउट इट, ये एक फिलॉसफी ही है मेरे लिए। बट थोड़ा बहुत जो ज्ञान है
जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं, बाय द वे वो शायद वो एक इंफॉर्मेशन ही है जो हम लोगों ने ओवर अ पीरियड कलेक्ट किया है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ शुरू करेंगे अपना प्रेजेंटेशन, जो कि वेल नोन सिविलाइजेशन है, जो कि मेसोपोटामियन और इजिप्ट की सिविलाइजेशन की बहुत कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है। और इजिप्ट में लोगों ने बहुत सारी चीजें प्रोटेक्ट करके रखी अपने पिरामिड्स में, इसलिए इजिप्ट के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। बस बट इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन हमें जो भी मिली वो एक्सकेवेशन के थ्रू मिली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एक्सकेवेशंस किए, उनके आधार पे जो हमें इंफॉर्मेशंस मिली वही हम जानते हैं। और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम ये मानते हैं कि ये सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत अधिक डेवलप थी, चाहे तो वो स्पिरिचुअल लेवल हो, या तो फिर इकोनॉमिक लेवल हो, या तो उस समय का जो टाउन प्लानिंग था वो ब्रिलियंट था, जो कि शायद ही कहीं हमें विश्व में देखने को मिले। तो इसके बारे में एक्सकेवेशन के आपको काफी इंफॉर्मेशंस होंगी जो कि नेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। मेंस कॉस्ट्यूम की बात करें तो ये एक जो फिगर है जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रीस्ट का स्कल्पचर है, जिसमें आप देखेंगे कि एक लेफ्ट शोल्डर पे ड्रेप की गई है। और इसको अगर आप इस ड्रेप को अगर आप कंपेयर करें तो उस समय ग्रीस में जो सिविलाइजेशन थी वहां भी इस तरह की ड्रेपरीज बहुत ज्यादा यूज की जाती थी। ये एक तरह का ड्रेप्ड क्लोक हुआ करता था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉस्ट्यूम्स की अगर हम बात करें तो मेजरली उस समय जो कॉस्ट्यूम्स होते थे वो ड्रेपरीज की तरह होते थे, सिर्फ उसको ड्रेप किया जाता था। सो दैट मीन्स, और कहीं थोड़ा बहुत बॉडी के अराउंड टाई कर लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं वो एक फिलॉसफी फॉलो करते थे कि जो आपने क्लोथिंग पहन रखी है वो किसी भी कार्य में आपके लिए हर्डल ना क्रिएट करे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और बहुत तरह की फिलॉसफीज आगे हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लोथ हमें हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को में एक बैरियर की तरह काम करता है। लाइक अगर आप जैनिज्म की बात करें तो महावीर ने ये बताया, अभी हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर भी फॉर योर इंफॉर्मेशन, महावीर ने ये बताया कि क्लोथिंग हमारे स्पिरिचुअल प्रोसेस में एक बैरियर की तरह काम करता है, देयरफॉर यू रिमूव द क्लोथिंग फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ। बट एक सिविल सोसाइटी में, एक सिविलाइजेशन में क्लोथिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तरह की फिलॉसफीज इसके साथ रिलेटेड हैं, जो कि हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। विमेन्स क्लोथिंग की भी बात करें तो ये बहुत ही सिमिलर था मेंस क्लोथिंग के रिलेशन में। जनरली एक शॉर्ट स्कर्ट वुमेन पहना करती थी जो अराउंड द वेस्ट टाई अप हो जाता था, और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से ड्रेप किया जाता था। और अपर पार्ट को मेजरली आप ज्वेलरीज के थ्रू कवर करते थे, हेवी बैंगल्स पहनते थे। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्वेलरीज को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि लोग बहुत ही फैशनेबल हुआ करते थे। लाइक ज्वेलरीज इतने प्रकार की बनाई जाती थी जो कि पूरे अपर बॉडी को कवर करती थी। और वुमेन के साथ साथ मेन भी बहुत फैशनेबल होते थे। तो प्रीस्ट के स्कल्पचर में अगर आप देखें तो लोग अपने बियर्ड को ट्रिम करते थे और मुस्टैच को शेव ऑफ कर देते थे, जो कि कुछ दिनों पहले ही ये स्टाइल फैशन में हुआ करता था। तो आप हमेशा ये कनेक्ट देख सकते हैं कि
बेसिकली फैशन के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि कोई भी फैशन 20 सालों के बाद रिपीट होता है। लेकिन हम मुझे तो अगर हम लोग ये प्रेजेंटेशन आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो मुस्टाच शेव्ड बियर्डेड मैन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी थे, और आज से 3-4 साल पहले भी ये फैशन बहुत ही पॉपुलर था। तो आप इसके थ्रू आप कनेक्ट कर पाएंगे। फिर इधर लेफ्ट साइड में आप एक यक्षी को देख सकते हैं, जो कि ये स्कल्पचर यहाँ के पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। और इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये स्कल्पचर किसी नदी में उल्टा पड़ा हुआ था, और लोग इसको धोबी पार्ट की तरह यूज कर रहे थे। लाइक काफी वॉशरमैन नदी के किनारे उसको एक पत्थर की तरह यूज कर रहे थे, और किसी ने कभी इसको देखा और पता चला कि ओ इसके पीछे तो एक अमेजिंग स्कल्पटिंग की गई है। उसके बाद फिर ये पटना म्यूजियम में लाके रखा गया। तो बहुत ही ये शिल्प कला की अद्भुत नमूना है, जिसको कि शायद ही आज के समय में इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में भी कंपेयर किया जा सके। फिर वैदिक पीरियड था। वैदिक पीरियड के बारे में क्लोथिंग, वैदिक पीरियड की क्लोथिंग और पोस्ट वैदिक पीरियड की क्लोथिंग बहुत ही सिमिलर है, इसलिए वैदिक पीरियड को हम नहीं इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ये पोस्ट वैदिक पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस समय बहुत सारे सेक्ट इंडिया में ग्रो कर रहे थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और उस समय एक पीरियड था जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। लोग जो सनातन धर्म फॉलोअर्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और इन्हीं से अलग होके बुद्ध ने एक अलग सेक्ट बुद्धिज्म शुरू किया। जबकि बुद्ध का ये मानना था कि मुझे किसी धर्म की तरह फॉलो ना किया जाए, लेकिन जब भी कोई इस तरह का स्पिरिचुअल लीडर होता है तो वो अपने आप में एक धर्म बन ही जाता है। फिर जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म भी महावीर का भी ये अंडरस्टैंडिंग भी उसके साथ एक धर्म बन गया। ये एक टाइम पीरियड था 5th सेंचुरी BC, जब काशी, कौशाला और मगध ये बहुत ही समृद्ध राज्य थे इस समय। फिर इस पीरियड के कॉस्ट्यूम की बात करें तो अपर गारमेंट को उत्तरिया और लोअर गारमेंट को अंतरिया कहा जाता था। कायाबंद, जिसको कि शैश कहते हैं आज की लैंग्वेज में, शैश जो कि आपने देखा होगा कि जब मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स को एक शैश पहनाया जाता है जिसपे लिखा रहता है मिस वर्ल्ड सो एंड मिस यूनिवर्स सो एंड सो। तो ये कनेक्ट अगर आप देखें तो ये कायाबंद जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से फिर वैदिक पीरियड में भी इसका यूज होता था, वो आज के समय में भी यूज हो रहा है। टू होल्ड अप अंतरिया, जो लोअर गारमेंट होता था उसको होल्ड करने के लिए वो कायाबंद पहनते थे। पातका होता था जो कि एक डेकोरेटिव स्ट्रिप मेड फ्रॉम क्लोथ वोवन बैम्बू फाइबर्स, लेदर्स, वुडन फाइबर्स, बहुत तरह के मटेरियल से बनाया जाता था, जो कि अंतरिया को सेंटर में टक करने के लिए, लाइक फिट करने के लिए, बॉडी को फिट करने के लिए यूज किया जाता था। और उसके साथ उस निशा होता था जो कि एक तरह का टर्बन होता था। तो बेसिकली अगर आप पुराने समय से देखें तो सिर को ढकने की परंपरा बहुत ही बड़ी रही है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ ऐसी भी फिलॉसफी है कि जब भी आप स्पिरिचुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं तो उस समय सिर ढकना बहुत ही जरूरी होता है। और आज के समय में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में जब भी आप मंदिर में हमारे यहाँ महिलाएं जाती हैं तो आप देखेंगे कि वो साड़ी से तुरंत अपना सिर ढक लेती हैं, और जब भी हम लोग पूजा पे बैठते हैं तो अपना सिर ढकने की कोशिश करते हैं। और ये प्रक्रिया ये परंपरा सिर्फ
सनातन धर्म में ही नहीं, ये परंपरा आपको इस्लाम, आपको क्रिश्चियनिटी या फिर किसी भी धर्म में अगर आप देखें तो ये परंपरा आपको दिखाई देगी। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हर एक धर्म एक यूनिवर्सल बात कर रहा है, और हम लोग अलग अलग धर्मों की बहुत सारी बातें करते हैं, जबकि ये एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन या पोस्ट वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड या फिर आप अभी हम लोग 7th और 8th AD तक भी जाएंगे, और उस समय का पीरियड अगर आप देखें तो पूरा वर्ल्ड, चाहे वो ग्रीक सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन हो, या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन हो, मोर और लेस हर कोई ड्रेपरीज ही फॉलो करता था। उसके अलग अलग नाम रहे होंगे, बट गारमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुआ था, उसको स्टिच नहीं किया जाता था। क्यों? शायद उसके पीछे ये भी एक प्रोसेस था कि ये माना जाता था कि ड्रेपरीज अगर आप पहनते हैं तो बॉडी के हर एक सेल्स फ्रीली ऑक्सीजन को अब्जॉर्व कर पाते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। पेसास एक एम्ब्रॉयडर्ड स्कर्ट होता था, परिधि जो ब्रेस्ट बैंड जिसको आज के समय में बुस्टियर कहते हैं, ब्राइड्स यूज्ड टू वेयर ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वेयरिंग अंतरिया, बहुत ये जनरली आप हर एक स्टाइल के विजुअल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इस विजुअल को गूगल पे सर्च करें तो बहुत ही अलग अलग तरह के पिक्चर्स मिलेंगे। सो हम आपको ये कहेंगे कि आप किसी हिस्टोरिकल बुक के थ्रू देखें। बुक में भी विजुअल्स मिलना बहुत मुश्किल है, सिर्फ हमें लीनियर ड्राइंग्स ही मिल पाती है। तो कच्चा स्टाइल है, फिर हाथी सोंड का है, फिर मच्छवलक है, फिर चातुर कारनका है, बहुत ही तरह के डिफरेंट गारमेंट्स पहने जाते थे। फिर ये बहुत ही नोन विजुअल्स हैं। आप शंकराचार्य की ये फोटोग्राफ्स अगर आप देखें तो ये बहुत ही पोस्ट वैदिक। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड अगर हम देखें मौर्य एंड सुंगा पीरियड, जो कि 321 to 72 BC है, और ये सांची का स्तूप है जिसपे कि आप प्लेक देख सकते हैं। ये वुडन ये टेराकोटा प्लेक्स हैं। ये पीरियड इंडियन कॉस्ट्यूम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि इसी पीरियड में सिकंदर ने भारत के ऊपर चढ़ाई की थी। और ये मौर्यन पीरियड में अगर आप देखें तो हमें जो प्लेक्स मिलते हैं, जो टेराकोटा प्लेक्स मिलते हैं, आपको अगर कभी कानपुर में एक भीतर गांव जगह करके है, वहां पे एक टेम्पल है, टेम्पल के भीतर गांव में एक बहुत ही पुराना गुप्ता पीरियड का टेम्पल है, जिसमें बहुत सारे प्लेक्स ऐसे हैं जो कि आपको मौर्यन पीरियड का इन्फ्लुएंस दिखाएंगे। तो उसमें जो ड्रेपरीज हैं या फिर जो भी कॉस्ट्यूम्स आपको दिखते हैं वो मौर्यन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। और मौर्यन के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ग्रीक कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। उसके पीछे एक ये भी रीजन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब भारत को बचाने के लिए सिकंदर के साथ लड़ाई करने की कोशिश की थी, तो उनका जो मंत्री था सेल्यूलस, उनकी डॉटर से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दी गई थी। तो जब उनकी डॉटर का नाम हेलेन था, जब वो भारत आई तो एज अ गिफ्ट सेल्यूलस ने चंद्रगुप्त मौर्य को करीब 300 हाथियां और कहते हैं कि 600 दास दासियां, बहुत सारे लोग उनके साथ भारत आए, जो कि ग्रीक कल्चर को लेके भारत आए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मौर्यन कल्चर ग्रीक कल्चर के साथ ब्लेंड होता है, और उसकी झलक हम लोग सांची स्तूपा पे थोड़ा देख सकते हैं, या फिर भीतरगांव का जो मंदिर है वहां के प्लेक की जो ड्रेपरी प्लेक्स, जो टेराकोटा प्लेक्स लगे हैं मंदिर के ऊपर, उनकी ड्रेपरीज पे आप देख सकते हैं। तो जब हेलेन वहां से ग्रीस का कल्चर लेके भारत आई, तो
उस समय अगर आप देखेंगे तो मौर्यन कल्चर का जो हेड गियर का स्टाइल होता था वो बहुत ही वैरायटी से भरा हुआ था। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में हेयर डू लोग करते थे। तो लोग ऐसा मानते हैं कि हेलेन अपने साथ वो वैरायटीज ऑफ हेयर डू लेके आई और इंडिया में उसको मौर्यन पीरियड में लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो जब भी हम लोग मौर्यन पीरियड की ड्रेपरीज या फिर कॉस्ट्यूम्स या ज्वेलरीज की स्टडी करते हैं तो आपको उसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत दिखेगा। और ये पीरियड था कि जब विमेन अपने अपर बॉडी को भी पूरी तरह से कवर करना शुरू किया उन्होंने, और बहुत ही स्टाइलिश ढंग से ड्रेपरीज को यूज करना शुरू किया, जो कि बहुत सारे स्कल्पचर्स में और टेराकोटा वर्क में या फिर म्यूजियम्स में आपको देखने को मिल सकता है। मौर्यन पीरियड के बाद आपको गुप्ता पीरियड आया। गुप्ता पीरियड को हम लोग भारत में गोल्डन एरा भी कहते हैं। यही टाइम था जब आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया, या फिर यही टाइम था जब कालिदास ने अपने साहित्यों को लिखा। यही टाइम था जो बेसिकली जो गुप्ता एम्परर्स थे, गुप्ता पीरियड के जो भी एम्परर्स थे, उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत हद तक प्रमोट किया, और इसलिए इस पीरियड को हम लोग गुप्ता पीरियड, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहते हैं। और अगर आप इसका कंटेम्पररी वेस्टर्न वर्ल्ड देखने की कोशिश करें, हम ये एक डिमीनिंग भाव से नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम आपको बस भारत की विरासत को की महत्ता को बताने के लिए ये मेंशन करना चाहते हैं कि ये जो पीरियड हमने मेंशन किया 4th to mid 8th सेंचुरी, अगर हम लोग इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें, वेस्टर्न आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, तो 3rd to 13th सेंचुरी एडी को डार्क एजेस की तरह कहते हैं वेस्टर्न आर्ट एंड क्राफ्ट में। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में वहां पे कोई भी पॉपुलर आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर फ्लरिश नहीं हुआ। तो वही पीरियड भारत का था जब भारत में एक ब्रिलियंट आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप हो रहा था। सो इस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो अंतरिया फिर भी कंटिन्यू होता है, जो कि डिफरेंट स्टाइल्स में बदल चुका था। लहंगा का स्टाइल इस समय आ चुका था, जिसमें कि एक रैप अराउंड की तरह से, आज जो आप रैप अराउंड स्कर्ट देखते हो, उस तरह का रैप अराउंड स्कर्ट उस समय गुप्ता पीरियड में 4th AD के आसपास पहना जाता था। चालंकी अगर आप देखें तो इट वाज वेरी सिमिलर टू रैप अराउंड ओनली, जो कि हिप के आसपास रैप किया जाता था। फिर कंचा स्टाइल जो है, कच्चा स्टाइल became less popular and more feminine style like lehenga and lungi became popular. So basically लुंगी वर्ड जो आज हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत ही मुगल इन्फ्लुएंस का वर्ड है, जो कि उस समय नहीं यूज किया जाता था। उस समय बॉटम कॉस्ट्यूम का एक नाम होता था जो कि डिफरेंट स्टाइल में पहना जाता था, और अपर का कई नाम होते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत तरह के क्लोथ्स गुप्ता पीरियड में पॉपुलराइज होने लगे, और धीरे धीरे लोग अपर गारमेंट के साथ भी बहुत एक्सप्लोरेशन करने लगे। जैसे चोलाका, चोला, चोली, चोलिका या फिर कंचोलिका, ये सारे वर्ड्स आपको संस्कृत वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही फेमिलियर वर्ड्स हैं, जो कि आज भी यूज होते हैं। जो चोली ब्लाउज या इस तरह का वर्ड हम लोग आज के समय में यूज करते हैं, ये बहुत ही प्रिमिटिव समय से चला आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लोथिंग में भारत कभी भी पीछे रहा है, और ज्वेलरीज या ब्यूटिफिकेशन ऑफ वुमेन बॉडी में कभी भी वो पीछे रहा है। चाहे वो एंशिएंट इंडिया की बात करें या फिर आज के समय की बात करें, हम लोग कभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड से पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन भारत में हमेशा क्लोथिंग को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया गया था। हेड गियर्स एंड हेयर स्टाइल्स की बात अगर आप करें तो बहुत ब्रिलियंट हेयर स्टाइल्स आपको मिलेंगे।
द प्रॉब्लम इज हम लोग के पास ये सब लीनियर ड्राइंग्स ही अवेलेबल हैं, जो भी लिखा हुआ कहीं यहाँ वहाँ स्क्रिप्चर्स मिला उसके हिसाब से लोगों ने जो ड्राइंग बनाई जिसको हम लोग आज देख सकते हैं। तो लेकिन अगर आप देखें तो टर्बन या फिर टियारा जो कि आज के समय में बहुत पॉपुलर है, टियारा जनरली आप अगेन मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के टाइम में आप पहनाते हैं, या फिर आजकल बच्चे भी स्कूल्स में टियारा बहुत तरह के बनाते हैं जो कि हेड को डेकोरेट करने के लिए पहना जाता है। अगर आप गुप्ता पीरियड का हेयर स्टाइल देखें तो उस समय भी आपको बहुत तरह के टियाराज दिखेंगे। आफ्टर गुप्ता पीरियड और राजपूत एरा जो है वो बहुत ही ब्लेंड करता है। जब गुप्ता पीरियड एंड कर रहा था उसके बाद राजपूताना पीरियड शुरू हुआ। इस टाइम में अगर फैशन की बात करें तो अपर गारमेंट और लोअर गारमेंट के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ, और ये टाइम पीरियड था जब लोगों ने अपने कपड़ों को सिलना शुरू कर दिया। अगर आप सिलने की बात करें तो बेसिक सिलना मतलब जहाँ पे दो पार्ट को जोड़ के कोई गारमेंट बनाया जाता था वो इंडस वैली में ही मिलता है। इसका एग्जाम्पल इंडस वैली में ही मिलता है, लेकिन वो शरीर के शेप के हिसाब से नहीं होता था, वो ऐसे ही दोनों पीसेस को जोड़ के लोग पहनते थे। लेकिन राजपूताना पीरियड या फिर आप गुप्ता पीरियड के एंड में भी अगर आप देखें तो इस तरह के गारमेंट्स को लोगों ने सिलना शुरू कर दिया। शायद वो हाथ से ही सिलाई करते थे और हाथ से सिल के ऊपर अपर गारमेंट को बनाते थे। और उसके साथ साथ अगर आप लोअर गारमेंट्स को देखें, जैसे चोली, ये वर्ड आप पोस्ट वैदिक पीरियड के लेट पोस्ट वैदिक पीरियड से लेके अभी तक ये वर्ड कंटिन्यू होता है, और ये वर्ड अभी भी आज के समय में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि हजारों साल पहले। चोलाका भी फिटेड ब्लाउज टाइप गारमेंट्स होते थे। ये कुछ वैरायटीज हैं, थोड़ा फास्ट हम जाना चाहेंगे। आई थिंक ये सारे वर्ड्स अगर आप पढ़ें तो अपने आप क्लैरिटी आपको देते हैं। फिर अंतरिया यहाँ पे भी है जो कि लहंगा स्टाइल ऑफ सिल्क विथ पर्पल ग्रीन येलो स्ट्रिप्स विथ लूजन पैटर्न इन वाइट। सो ये एक तरह का एक्सटेंशन हुआ करता था जो कि लहंगा के ऊपर आता था, जिसका कि बॉटम, ब्लाउज का बॉटम थोड़ा फ्लेयर्ड हो जाता था, जिसको आज के समय में हम लोग पेप्लम कहते हैं। लाइक इंग्लिश स्टाइल में पेप्लम कहते हैं, जिसमें टॉप को नीचे थोड़ा घाघरा का लुक दे देते हैं, लहंगे का लुक दे देते हैं, जो आज का नहीं, राजपूताना पीरियड से ये स्टाइल पॉपुलर है। घाघरा, ओढ़नी, ये सब ये अगर आप विजुअल देखें तो आपको पूरा एक अंडरस्टैंडिंग आएगा पूरे क्लोथिंग का, राजपूताना पीरियड की क्लोथिंग का। और अगर हम स्केचेस की बात करें, क्योंकि कैमरा तब तक इन्वेंट नहीं हुआ था, अगर हम लोग स्केचेस की बात करें तो एक पेंटर है राजा रवि वर्मा, जिन्होंने 1865 के आसपास कुछ सालों पहले उनके ऊपर एक मूवी भी आई थी। 1865 में उन्होंने बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखे हुए देवी देवताओं का स्वरूप था, जैसे आज जो आप सरस्वती माता को देखते हैं एक साड़ी पहने हुए, वो राजा रवि वर्मा की देन है। उन्होंने इन सारे देवी देवताओं को पेंटिंग के थ्रू स्केचेस बनाए। तो ये जो स्केच आप साइड में देख रहे हैं ये उन्हीं की देन है, जिन्होंने कि उस समय के लिटरेचर को पढ़ के और चित्रों को उकेरा, जिससे कि हम ये देख पा रहे हैं कि अच्छा, लोग उस समय इस तरह का गारमेंट पहनते थे। नहीं तो मेजरली आप उसको स्कल्पचर्स में देख सकते हैं, या फिर टेराकोटा आर्टवर्क्स में देख सकते हैं, या मंदिरों में देख सकते हैं। एक्चुअली मंदिर हमारे यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। सो चूंकि मंदिर की बात आई है तो हम एक मेंशन करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ मंदिर को कहते हैं कि पूरे कॉस्मोस के अरेंजमेंट को डिपिक्ट करता है। लाइक मंदिर इंडिया में ऐसे बनाए जाते थे कि
पूरे कॉस्मोस में जैसा अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के बेसिस पे हमारे इंडिया में मंदिर बनाए जाते थे। सो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आप घाघरा को देख सकते हैं, जिसको कि गैदर करके बनाया गया है। आप देखेंगे कि इसमें कलियां ऐड नहीं की गई हैं, जैसे आजकल आप कली बनाते हैं एक पीसेस में कपड़ा कट करके, लेकिन ये आप देखोगे कि कपड़े को ही गैदर करके घाघरा बनाया गया है, जो कि राजपूताना पीरियड के टाइम से पॉपुलर है। और आज के समय में इस स्कर्ट को ब्रिटिशर्स लोग लाइक इन फॉरेन, अगर आप वेस्टर्न फैशन की बात करें तो वो इसको डंडल स्कर्ट कहते हैं। डंडल एक लैटिन वर्ड है जिसको आप राजपूताना टाइम के घाघरा से रिलेट कर सकते हैं। डंडल इज बेसिकली DIRNDLE, डंडल स्कर्ट कहते हैं, जो कि आप अगर ये वर्ड गूगल पे डालेंगे तो बहुत सारे विजुअल्स आपको मिल जाएंगे। सो मेंस कॉस्ट्यूम की बात करें तो चोगा था, जिसको चोगा भी कहते हैं और चोला भी कहते हैं, तो अटायर जिसको कहेंगे, और इस तरह के बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि किसी तरह का अपभ्रंश होके या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होके, मॉडिफाई होके आज के टाइम में हम लोग किसी और वर्ड के थ्रू उसको जानते हैं। तो आज के समय में हम लोग इसको चोला भी कहते हैं, जिसने पूरी तरह से अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करके, वो चोला मीन्स आप एक अटायर जो आपने आउटर वेयर पहन रखा है उसको चोला कह सकते हैं। बट चुगा चोला वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, हैड सिमिलर अंडरस्टैंडिंग। फिर चलाना एक तरह का बैगी ट्राउजर हुआ करता था, जो कि अगर आप इस तरह के बैगी ट्राउजर्स को जो राजपूताना लोग पहना करते थे, जो कि जोधपुरी ट्राउजर्स आज के समय में बहुत पॉपुलर है। अगर आप 17th सेंचुरी के समय का वेस्टर्न फैशन देखें तो उस समय बैगी ट्राउजर्स बहुत पॉपुलर होते थे, जो कि बहुत एम्परर्स पहना करते थे। सो टर्बन अपने आप में एक बहुत पॉपुलर अटायर था। इसके बाद राजपूताना पीरियड के बाद मुगल इंडिया में आए, जो कि बहुत ही तरह का चेंजेस इंडियन फैशन में लेके आए। और ये एक पीरियड था जब मुगल पीरियड और राजपूताना पीरियड के बीच में एक पीरियड था जिसमें बहुत सारे इन्वेडर्स इंडिया में पर्शिया या अफगान या फिर बहुत जगहों से, या फिर पुर्तगाल या फिर बहुत ही जगहों से आए, और उन्होंने इंडिया को बहुत तरह से लूटा। तो अगर आप वो हिस्ट्री में हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक डिवास्टेटिंग पीरियड था जिसने इंडिया को पूरी तरह से रूइन करके रख दिया। यहाँ के सिविलाइजेशन को, यहाँ का जो गोल्डन पीरियड, गुप्ता पीरियड या राजपूताना पीरियड चल रहा था, उस पूरे पीरियड को रूइन करके रख दिया, और जिसको कि एक सैड पीरियड ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं। लेकिन जब मुगल्स आए तो मुगल्स ने ये एक अच्छा काम किया कि उन्होंने इंडिया को बहुत लूटना नहीं शुरू किया, बल्कि वो यहाँ पे स्टैब्लिश होना चाहते थे। उन्होंने स्टैब्लिश होना शुरू किया और मुगल एम्पायर इंडिया में बहुत ही फ्लरिश किया। सो अगर आप मिनिएचर पेंटिंग का हिस्ट्री देखें तो 9th सेंचुरी से ही पॉपुलर मिनिएचर पेंटिंग, चाहे वो कांगड़ा की हो या फिर मैम ने पट्टचित्र, संगीता मैम ने पट्टचित्र को मेंशन किया, या फिर स्क्रोल पेंटिंग्स की बात करें तो स्क्रोल पेंटिंग्स में भी आपको बहुत सारे अटायर्स आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ इंडिया जो है एक तरह का वो रिजर्वॉयर है इंडियन क्लोथिंग को समझने के लिए। तो हर एक पार्ट को अगर आप देखें तो ये बहुत ही एक अच्छा शायद सोशल अंडरस्टैंडिंग था इंडिया का, कि उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया, और हर एक पार्ट, इंडिया के हर एक पार्ट में कोई ना कोई पेंटिंग पॉपुलर थी। मुगल पीरियड के, गुप्ता पीरियड के समय, या फिर राजपूताना पीरियड के समय, या फिर जो अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है वो 9th सेंचुरी की मिनिएचर पेंटिंग्स का मिलता है, जो कि कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग्स हैं।
जिसमें आप राधा कृष्णा को देख सकते हैं और उस समय का सोशल लाइफ भी डिपिक्ट होता है। तो ये जो विजुअल है वो मिनिएचर पेंटिंग का है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक मुगल कोर्ट का अरेंजमेंट बनाया गया है, जिसमें कि बादशाह बैठा है और उसके आसपास लोग बैठे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही गारमेंट नहीं है बल्कि लेयर्स दिखाए गए हैं। मतलब अंदर पहनने का अलग कुछ है, ऊपर पहनने का कुछ और है, उसको डेकोरेट करने का कुछ और है। मतलब लेयर्ड क्लोथिंग इस समय बहुत पॉपुलराइज हुई। तो फैशन के पीरियड में अगर आप कहें तो इंडियन जो गोल्डन एरा था फैशन को लेके, वो माना जाता है कि ये पीरियड था, मुगल पीरियड था, जिस समय की इंडियन लोगों ने फैशन में बहुत ही एक्सप्लोर किया। तो थोड़ा इस टाइम की क्लोथिंग के बारे में भी हम जानते हैं। जैसे अंतरिया ने धोती का रूप ले लिया, या फिर नीमा एक शॉर्ट ट्यूनिक था। धोती आज के टाइम में भी वो टर्म यूज होता है। फिर जामा जोड़ा, जो लोग शायद मैंने अपने बचपन में ऐसा देखा है, जो शादियां 1985 80 85 या फिर 90 तक होती थी। इनफैक्ट मैंने भी अपने बचपन में ऐसी एक शादी अटेंड की अपने रिलेटिव की, जिसमें कि दूल्हे ने जामा जोड़ा पहन रखा था, और आज तक मुझे याद है कि वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि हल्दी में रंगा हुआ एक जामा जोड़ा दूल्हे ने पहना हुआ था। तो वो टर्म जामा ये मुगल टाइम से चला आ रहा है, जो कि एक लाइन्ड गारमेंट होता था नी लेंथ का, और चेस्ट के आसपास फिटेड होता था, और उसमें नीचे की तरफ एक फ्लेयर ऐड होता था। तो अगर आप आज के समय के ओवरकोट को जामा के साथ कंपेयर करें तो जामा ओवरकोट से बहुत सिमिलर है। फिर चाकदार जामा, जिसमें कि वेरिएशंस होती थी, उसमें कलियां ऐड होने लगी धीरे धीरे। ये मेंस क्लोथिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कलियां ऐड होने लगी और उसको किसी किसी सेरेमनी में पहना जाता था। फिर आभो एक लूज कुर्ता होता था जो कि क्लोक की तरह पहना जाता था। मतलब अंदर में आपने कुछ पहना और ऊपर से एक डेकोरेटिव आइटम की तरह पहन लिया। फिर अंगरखा एक बहुत पॉपुलर स्टाइल है, जिसको कि आप एक साइड में बांधते हैं और वो उसका फ्रंट ओवरलैप होता है। फिर याकथाही जामा बिना लाइनिंग के होता था, जो कि सिर्फ आज का, अगर आप श्रग देखें, आजकल बहुत ही यंग लोगों को, यंग गर्ल्स को अगर आप देखें तो वो श्रग पहनते हैं, जो कि एक तरह से ये याक्ता ताही जामा का वेरिएशन कह सकते हैं आप। फिर पातका, जो कि एक गर्डल और कमरबंद की तरह यूज होता था, जो कि बहुत ही डेकोरेटिव ढंग से बनाया जाता था और उसमें बहुत ही एम्ब्रॉयडरीज होती थी। मतलब आपने ऊपर का गारमेंट पहन लिया, नीचे का पहन लिया, और उसके बाद एक चौड़ा सा पट्टा जिसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है और उसको आपने कमर में बांध लिया एक डेकोरेटिव पीस की तरह से। तो आप इन चीजों, इन वर्ड्स को और इन स्टाइल्स को सुन के भी लगता है कि लोग कितने फैशनेबल हुआ करते थे उस समय। फिर सदरी, जो कि आज के समय में भी नेहरू जैकेट, जिसको बहुत पॉपुलर आप विंटर्स में देखेंगे, मोदी जी को अगर आप देखें तो उन्होंने वर्ल्ड इंटरनेशनल बना दिया सदरी जैकेट को, जो कि मैंडरिन कॉलर होता है, जिसको नेहरू कॉलर बोलते हैं। फिर काबा एक आउटर वेस्ट की तरह काम करता था, जो कि फास्टन एट अ नेक एंड द रेस्ट वाज लेफ्ट ओपन। मतलब आप गले पे बांध लेते थे और पूरा पार्ट आप ऐसे ही ओपन छोड़ देते थे, जो कि आज के समय जो श्रग है वो बहुत ही इससे इंस्पायर्ड है। जो आपने देखा होगा बहुत ही, कि आपने शोल्डर पे डाल लिया और गले पे थोड़ा सा टाई अप कर दिया अगर विंटर का टाइम है तो इस तरह का, और एक्सटेंडेड उसमें लेंथ लगा दी जाती है, जिसमें कि आप अलग अलग स्टाइल भी बना सकते हैं उसको बांधते समय। फिर पैजामा, जो कि आज के समय भी पॉपुलर है। पॉस्टिन एक तरह का कोट, लाइंड कोट होता था, जो कि शीप की स्किन से बनाया जाता था। और काफ्तान बहुत ही पॉपुलर गारमेंट है, जो कि कश्मीरियों ने आज तक इसको जिंदा रखा है, इस वर्ड को, जो कि एक लॉन्ग कोट होता है। और ताबंद, जो कि एक उसके बाद एक बेल्ट लगा लेते हैं ऊपर से। फिर चौगशिया एक तरह का
4 कॉर्नर्ड जैकेट होता है। फिर ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं मुगल कॉस्ट्यूम का जामा, जो कि फैब्रिक अगर आप देखो तो ये ब्रोकेड फैब्रिक से बना हुआ है, और ये ऊपर का जो स्टाइल है वो अंगरखा स्टाइल है, जो अपर बॉडी है, एंड लोअर बॉडी जो है वो एक तरह से डंडल स्कर्ट या फिर गैदर्ड स्कर्ट। और इसकी स्लीव भी अगर आप देखें तो चूड़ीदार स्लीव, जो कि अगर आप 2 साल पहले का कुर्तों का फैशन देखें तो उसमें चूड़ीदार स्लीव बहुत ही पॉपुलर थी। तो कहीं ना कहीं हम सारे अपने हिस्ट्री से कनेक्टेड हैं। हम हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, हमारी जो विरासत है वो इतनी स्ट्रांग है कि उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं वो उसका इन्फ्लुएंस आपको आज के फैशन में बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। फिर मुगल कॉस्ट्यूम में एक अंगरखा गारमेंट है जो कि बहुत ही पॉपुलर गारमेंट है, जिसको आप सभी समझ सकते हैं, और इसके डिफरेंस ऑफ वेरिएशंस डिजाइनर्स प्ले करते हैं। और अगर मुगल कॉस्ट्यूम को समझना हो तो आप ये मूवी देखें, मुगले आजम। आई थिंक शायद ही इस ग्रुप में कोई ऐसा हो जिसने ये मूवी ना देखी हो। तो it's a brilliant, this movie is actually a brilliant example of Mughal costume. So we always recommend our students to just have a watch of this movie. इसके बाद मुगल एरा के बाद ऑफ कोर्स ब्रिटिश इंडिया। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको हिस्ट्री शेयर करना चाहते हैं। आई नो लॉट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ 16th सेंचुरी, जब भारत में ब्रिटिशर्स ने एंट्री किया। 16वीं शताब्दी की अगर बात करें तो उस समय के भारत का जो वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर है, अगर आप कभी शशि थरूर का वीडियो यूट्यूब पे देखें तो उन्होंने इस पे एक किताब भी लिखी है, और एक बहुत ही पॉपुलर बुक है द लूट ऑफ इंडिया, जो कि रॉबर्ट पैट्रिक ने लिखी हुई है, जो अगर आपको टाइम मिले तो कभी पढ़ें, जिसमें उन्होंने बताया है कि ब्रिटिशर्स ने भारत का जो नुकसान किया, शायद ही किसी ने भारत को उस ढंग से डिवास्टेट किया। सो यहाँ पे ये एक स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो भारत का टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी में जो शेयर था वो 23% के आसपास था। भारत एक बहुत ही रिच कंट्री हुआ करती थी उस समय, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था टेक्सटाइल्स। और पूरा यूरोप भारत के टेक्सटाइल्स का सबसे बड़ा कस्टमर था। और ये जो मगध का या फिर काशी का जो पूरा, या कोशाला का जो पूरा स्टेट था, वहाँ पे इतने फाइन और इतने बढ़िया कॉटन फैब्रिक्स बनाए जाते थे, जिसको खरीदने के लिए वो विश्व में सबसे महंगा फैब्रिक हुआ करता था। और उसको खरीदने के लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई, बहुत तरह का बिजनेस करने के लिए, और धीरे धीरे जो हिस्ट्री है वो हम सबको पता है। हमारा जो क्लोथिंग का अंडरस्टैंडिंग था, उसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक इतना समृद्ध और वैभवशाली विरासत है, जिसको किसी भी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है इतने डिवास्टेशन, इतने इन्वेजन्स के बाद भी भारत आज जिस ढंग से समृद्धि के साथ पूरे विश्व में अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग किए हुए है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सो ये एक पेंटिंग हम आपको दिखाना चाहेंगे। दो फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे कि 1720 में ब्रिटिश कॉस्ट्यूम, जो कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स पहना करते थे वो ब्रिटिश कॉस्ट्यूम, और 1830 की ये पेंटिंग मुझे मिली जो कि भारत में जो लोग अपना कॉस्ट्यूम्स पहनते थे। आप देखेंगे कि भारतीयों के ऊपर ब्रिटिश कॉस्ट्यूम का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे 16वीं शताब्दी में आए और उन्होंने बहुत इस तरह की क्लोथिंग, जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इस तरह की क्लोथिंग में हमेशा वो दिखाई देते थे, और पूरे भारत में उन्होंने राज किया।
और 18वीं शताब्दी की अगर आप क्लोथिंग देखें, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये एक कंपनी पेंटिंग है, जिसको कि अगर आप जानते हो तो पटना कलम एक पेंटिंग है जो कि पटना में बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी इस पीरियड में, जिसमें कि डेली लाइफ को लोग रिप्रेजेंट करते थे। और पेंटिंग इतनी इतनी लाइव हुआ करती थी कि लोग देख के ये समझ नहीं सकते थे कि ये फोटोग्राफ है या फिर पेंटिंग है। मतलब कुछ पेंटिंग्स पटना कलम्स की इतनी लाइव हुआ करती थी, जो कि आज के समय में ये सिर्फ म्यूजियम पीस बन के रह गया है। आपको कोई भी आर्टिस्ट नहीं मिलेगा आज के समय में जो कि इस पेंटिंग को प्रैक्टिस करता हो। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कुछ रिसर्च करने की कोशिश की, तो हमने पटना सिटी में एक 80 साल पुराने बुजुर्ग से बात की, जो कि इकलौते पटना कलम के आर्टिस्ट रह गए हैं। और हम ये यहाँ पे बिल्कुल ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हमें ये समझने की, जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे इस वेबिनार के साथ, उन्हें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक समृद्ध विरासत कैसे खत्म हो जाती है अगर आप उसको प्रिजर्व करके ना रखें, अगर आप उसको कंजर्व करके ना रखें, अगर आप उसको वैल्यू ना दें। तो आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और ऑफ कोर्स वी ऑल एज एन academician we are also there to help them out। ये एक विक्टोरियन एरा का गाउन है जो कि आप देखें बहुत ही इलाबोरेट गाउन है विक्टोरियन एरा का। और ये है 20th सेंचुरी इंडिया, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे और भारतीय समृद्ध जो लोग थे उन्होंने 200 साल की गुलामी के बाद भी अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। ये एक बहुत ही पॉपुलर फोटोग्राफ जो कि आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, जो कि एक स्केच है बेसिकली। और आप देखें कि यहाँ पे हर कोई साड़ी में नजर आएगा, इवन जो 12-13 साल की लड़कियां हैं उन्होंने भी खूबसूरत साड़ी पहन रखी है और ज्वेलरी से डेकोरेटेड है पूरी तरह से। और अगर आप देखें तो इनका हेयर स्टाइल भी बहुत ही रॉयल और बहुत ही खूबसूरत सा है, जो कि एक समृद्ध भारत को रिप्रेजेंट करता है इतने इन्वेजन और इतने डिवास्टेशन के बाद भी। और ऑफ कोर्स 21st सेंचुरी इंडिया के बिना हमारा लेक्चर पूरा नहीं होगा। सो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारा प्रेजेंट हमेशा पास्ट से इन्फ्लुएंस होता है। और आई थिंक मुझे लगता है कि होना भी चाहिए कि बिना हमारा एग्जिस्टेंस हमारे एंसेस्टर्स की वजह से ही है। तो आज अगर हम एग्जिस्ट करते हैं एज भारतीय और आज हम इस भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ होने में हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा हाथ है। अदरवाइज शायद हम लोग यहाँ नहीं होते, हम सारे ही। तो इसलिए उस लिंक को जो एवर एंडिंग है, जो कभी खत्म नहीं होनी है, उस लिंक को शायद हम लोग को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ड्रेसिंग अप द इंडियन वुमेन इन 21st सेंचुरी, अगर आप यहाँ देखें तो बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल्स में डिफरेंट क्लोथ साड़ीज को रिप्रेजेंट किया गया है, लहंगा, घाघरा, चोली को रिप्रेजेंट किया गया है। और ऑफ कोर्स फैशन डिजाइनर, जनरली हम लोग जब फैशन डिजाइनर की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ रैंप शो की बात करते हैं, लेकिन जो अगर आप देखें तो जो 2 मिनट का रैंप शो होता है उसके पीछे जो 6 महीने की मेहनत लगी होती है वो एक हार्ड कोर मेहनत है, जिसके लिए आपको दिन रात, चूंकि हम इस फील्ड में हैं, हम देख रहे हैं कि लोग कैसे काम करते हैं। शायद ये जो ग्लैमर दिखता है वो पर्दे के पीछे ग्लैमरस, इतना ग्लैमरस नहीं है। अगर आप पर्दे के पीछे देखें तो एक
जी तोड़ मेहनत उसमें लगी हुई है, जो कि पिछले 6 महीनों से लोग उस पर काम करते हैं, सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट के शो के लिए। और एक चीज, एक क्वेश्चन हमेशा लोग मुझसे भी पूछते हैं कि फैशन, जब भी हम लोग फैशन शो करते हैं तो ह्यूमन बॉडी की क्या जरूरत है, इतना ग्लैमरस बनाने की क्या जरूरत है। तो हम यहाँ पे बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अभी तक की बात की। एक एक वर्ड जनरली आर्ट के फील्ड में यूज होता है, एस्थेटिक। वो एस्थेटिक हर लेवल पे काम करता है, चाहे वो विजुअल हो। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जैसे अर्चना मैम ने इनर और आउटर वर्ल्ड की बातें की, हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो हमें आउटर और इनर दोनों को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारी आंखें हैं या फिर स्मेल हो या स्किन हो, टेस्ट हो या फिर हमारा जो सेंस, फिजिकल सेंस है, वो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे आउटर और इनर वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, वो भी एक एस्थेटिक है। जैसे ही आप एक अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप उसको महसूस अपने इनर वर्ल्ड में कर रहे हैं। उसी तरह से फैशन भी एक तरह का आर्ट पीस है। अगर आप किसी अच्छे गारमेंट को देखते हैं तो आप तुरंत उसको, आप पहने या ना पहने वो बाद की बात है, लेकिन आप तुरंत उसको महसूस कर पाते हैं, जो कि आप अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाते हैं। सो फैशन भी आपको अपने आउटर और इनर वर्ल्ड को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, कॉस्ट्यूम। और ऑफ कोर्स आज का जो इंडिया है, जहाँ पे महिलाएं बहुत तरह के रोल्स प्ले करती हैं, वो ऑफिस भी जा रही हैं, वो घर पे भी काम करती हैं, वो ओकेजन्स में भी हैं। तो जब भी हम लोग ब्यूटी की बात करते हैं, एक नैसर्गिक सुंदरता की बात करते हैं, तो आप वुमेन को उससे अलग नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा वुमेन्स वेयर पे एम्फसाइज किया है। आप देखें कि आज की जो महिला है वो कितनी वर्सेटाइल है। ये थोड़ी फॉर्मल क्लोथिंग के विजुअल्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि आज के समय में लोग काम करते समय भी ऑफिस वेयर की तरह पहन रहे हैं और रेगुलर वेयर की तरह। एक्चुअली जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो किसी तरह से फैशन को कम्युनिकेट करते हैं, वो फैशन को लोगों को बताते हैं। तो बेसिकली फैशन एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ योर इनर सेल्फ। आप जैसे बार बार हम अर्चना मैम को कोट करना चाहेंगे, बिकॉज उन्होंने ये इनर और आउटर वर्ल्ड को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम इसको कहीं ना कहीं, मैंने भी सोचा था कि फैशन को हम इस ढंग से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन है, हमेशा हम लोग फैशन को उस ढंग से अडॉप्ट करते हैं। ट्रेंड मतलब आज के टाइम में जो चल रहा है, ट्रेंड में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जो मेरा अपना इंडिविजुअल इनर एक्सप्रेशन है, कभी भी हम उसको छोड़ते नहीं है। तो इंडिया में वो आपको बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिल जाएगा, देखने को इस सेंस में कि जब भी आप किसी ओकेजन में जाएं तो आप वहां पे 90% लोगों को साड़ी या घाघरे में देखेंगे या लहंगे चोली में देखेंगे। आज शायद ये इन कॉस्ट्यूम्स का इन्वेंशन हजारों साल पहले हुआ, लेकिन आज भी यंगस्टर्स जो हैं, हमारे जो युवा हैं, वो उसी तरह से उस फैशन को अडॉप्ट करते हैं जैसे कि बिल्कुल नया हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप कभी भी किसी भी यंग
गर्ल को जीन्स पहने हुए शादी ब्याह में नहीं देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि कोई ट्रेडिशनल क्लोथिंग में ही आपको दिखेगी। या फिर जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट ऐसा ओकेजन में जाते हैं जो ओकेजन आपसे कनेक्टेड हो, आप इमोशनल से कनेक्टेड हो, आप हमेशा अपने ट्रेडिशन को वहां पे फॉलो करते हैं। उसके साथ कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। आज हमारे स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स बहुत ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्लोथिंग के साथ। तो क्लोथिंग एक, जैसा मैंने कहा कि वो इनर एक्सप्रेशन है, वो एस्थेटिक है, वो एक ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा हो, चाहे वो आज का समय हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, और कुछ विजुअल्स मैंने आपको यहाँ दिखाया है आज के फैशन वीक 2020 में। मार्च में जो लैक्मे इंडिया फैशन वीक हुआ, उसके कुछ विजुअल्स में हम आपको दिखा रहे हैं कि आज के ट्रेंड में जो लहंगा और चोली किस तरह से कंटेम्परराइज हो गया है। तो हमारा जो बेसिक एसेंस है वो आज भी कहीं गया नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, और हम आज भी उस ब्यूटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखें, चाहे वो नेहरू कॉलर जैकेट का मॉडिफाइड फॉर्म हो या फिर जामा का मॉडिफाइड फॉर्म हो। अगर ये श्रग जो मॉडल ने पहन रखा है, आई होप आप सब लोग देख पा रहे हैं श्रग को, या फिर आप अगर लोअर अंतरिया का मॉडिफाइड फॉर्म देखना चाहें, तो ये सारा कनेक्टेड है इस स्टाइल में भी, जो कि आज 2020 में भी उतना ही रेलेवेंट है। ये एक फैशन डिजाइनर का पूरा कलेक्शन है, जिसको आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। और आई थिंक ये इस तरह के फैशन को हम लोग क्लासिक कहते हैं। क्लासिक जिसका कभी एंड नहीं होने वाला है, वो किसी न किसी स्टाइल में हमेशा आपके साथ रहेगा। तो साड़ी, घाघरा, चोली या फिर जामा, ये या अंगरखा या अनारकली, ये सारे गारमेंट्स, ये सारे ऑन्सेम्बल्स ऐसे ऑन्सेम्बल्स हैं जो हमेशा लाइफ लॉन्ग आई थिंक फैशन में रहने वाले हैं। और इसी के साथ हम अपना प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहेंगे, लेकिन लास्ट स्लाइड में अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही क्रिएटिव टॉप आपको हम दिखाना चाहेंगे, जो कि फुल स्लीव ब्लाउज आप देख सकते हैं। इस स्टाइल में फुल स्लीव ब्लाउज का एक्सप्लोरेशन है और एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। मतलब जैसा मैंने बोला कि फैशन क्रिएटिविटी को दिखाने का एक्सप्रेशन है। तो जो फैशन शोज होते हैं वो एक्चुअली डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी को दिखाने का एक एक्सप्रेशन मात्र है। उसको जरूरी नहीं कि आप डेली वेयर में यूज करें, लेकिन ये उसी पेंटिंग की तरह है जो कि जिसको कि आप अपने वॉल पे लगाएं और चेरिश करें लाइफ लॉन्ग चेरिश करें कि आई होप। तो बेसिकली कॉस्ट्यूम और फैशन, आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। यस सर। ओके, थैंक यू विशाल जी, आपने बहुत हेल्प की है सबको। आई एम रियली थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू, टू यू, थैंक यू। सो बेसिकली फैशन एक तरह का एक्सप्रेशन है और एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, जो कि आपके इनर सेल्फ का क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही वेल नोन डिजाइन एडुकेटर की बात करना चाहेंगे, मिस्टर रंजन, MP रंजन, जो कि अभी ही इज नो मोर, ही इज सीनियर प्रोफेसर ऑफ NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जिन्होंने आर्ट क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया पे एक बहुत ही अच्छी बुक भी लिखी है।
और उनका एक प्रेजेंटेशन हम देख रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि वो बहुत क्लोज अंडरस्टैंडिंग है जो अर्चना मैम ने मेंशन किया और संगीता मैम ने मेंशन किया कि उन्होंने बोला कि हम सारे ही अपने आउटर वर्ल्ड में एक्सप्लोर करते हैं. So fashion is all about exploration, exploring your outer world. और उस कॉग्निशन के थ्रू आप चीजों को समझते हैं और फिर अडॉप्ट करते हैं. और इसके साथ ही एक वर्ड होता है इनप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन है जो कि आप अपने आउटर वर्ल्ड में देखते हैं और समझते हैं. और इनप्लोरेशन जो है, इनप्लोरेशन मीन्स आप अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, आप अपने टेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं, आप अपने अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली जब इन दोनों का अमालगमेशन होता है, इन दोनों की जब मिक्सिंग होती है, तो आप एक सही ढंग से क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग की तरह उभर के आते हैं. और जैसा कि सुधा मैम ने शुरू में ही मेंशन किया कि मैंने अपने बायोडाटा में एक कोट डाल रखा है कि क्राफ्ट इज द ओनली टूल टू सेंसिटाइज ह्यूमन क्रिएटिविटी. तो आप देखेंगे कि जो सिविलाइजेशन, आप किसी भी क्राफ्ट क्लस्टर में चले जाइए, जैसे बनारस में ही आप किसी वीवर के पास चले जाइए, वो लोग दिन रात अपने वीविंग में बिजी रहते हैं, उनको किसी भी फालतू काम के लिए टाइम नहीं है. और वो वीविंग उनके लिए एक तरह का मेडिटेशन का काम करता है, और वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं. चाहे वो दिन में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए कमाए, लेकिन वो खुश हैं उसी में, क्योंकि वो एक तरह के मेडिटेशन में इन्वॉल्व है. तो जो भी क्राफ्ट कम्युनिटीज रही हैं इंडिया में, या फिर आज के समय में भी हैं, अगर आप वहां जाएं तो वो कभी भी किसी दंगे फसाद में या किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं रहती जिससे कि सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो. तो यहाँ पे हम बस इसी के साथ अपना प्रेजेंटेशन एंड करना चाहेंगे कि हमें किसी न किसी क्राफ्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए. हमेशा हर दिन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, 25 मिनट किसी ऐसे काम में लगाएं जो कि हमारा फेवरेट काम हो, चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो. आई थिंक कुकिंग भी एक तरह का आर्ट है, एक क्राफ्ट है, जिसको आज के समय में हम लोग बहुत कम वैल्यू देने लगे हैं. और बाद में जब हमें अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं मिलता है खाने को, तो हम उस टेस्ट को हमेशा चेरिश करते हैं, हमेशा कहते हैं कि मेरी माँ ऐसा खाना बनाती थी, क्योंकि वो उस मेडिटेशन में बनाया जाता था, जो और एक वेल बीइंग की फीलिंग के साथ बनाया जाता था. तो जहां पे भी ये ह्यूमेन एंगल के साथ हम कोई भी काम करते हैं, तो वो काम कभी भी लैप्स नहीं होता, डाई नहीं होता. तो आई थिंक मुझे यही लगता है कि भारत की जो विरासत है, इसको बहुत ही ह्यूमेन, बहुत ही इमोशन, बहुत ही प्यार के साथ डेवलप किया गया. हमारे यहाँ ऋषि मुनि या फिर जो भी फिलोसोफर्स हुए, या फिर जो भी ज्ञानी लोग हुए, उन्होंने इस कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इस पूरी सिविलाइजेशन को डेवलप किया कि उसका लॉस्ट होना शायद नामुमकिन है. मुझे लगता है कि जब तक धरती रहेगी, तब तक भारतीय संस्कृति ऐसे ही समृद्ध और विशाल बनी रहेगी और पूरे वर्ल्ड को गाइड करती रहेगी. सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी फॉर सो पेशेंटली. बहुत बहुत धन्यवाद सर. ओवर करना चाहेंगे. आपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा कैसे क्रमशः आगे तक आई है, इसका दर्शन कराया. जैसा कि सब जानते हैं कि फैशन रिपीट होता है, और आपने प्राचीन और वर्तमान फैशन स्टाइल को कोरिलेट करके बहुत ही सुंदर ढंग से अपना प्रेजेंटेशन दिया. बहुत बहुत धन्यवाद सर.